गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर अंकितोष कुमार दोबारा आपसे इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लास को अटेंड किया होगा, तो मैंने पिछले क्लास में चैप्टर 3 एनसीईआरटी साइंस की एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को ख़त्म कर दिया था। और मैं दोबारा फिर से यही कहना चाहता हूं कि अभी तक मैंने जितने भी चीज़ों को टॉपिक्स को पढ़ाया, अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम्स आ रही है तो प्लीज़ यू आर फ्री टू आस्क मी अ क्वेरी ऑन माय इंस्टाग्राम और माय यूट्यूब चैनल। ओके, सो प्लीज़ एंड प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए ताकि मुझे लगे कि बच्चे लोग मेरे वीडियो से पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे हेडिंग पे देख सकते हैं कि मैंने आज चैप्टर 4 लिख रखा है, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। और मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि जो भी बच्चे मेरे चैनल एमर्स पे नए हैं, अभी जस्ट आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जैसे कि आप लोग मेरे पिछले वीडियो को देखकर पढ़ा होगा कि पिछले वीडियो में मैंने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को ख़त्म कर दिया है, और साथ साथ बहुत बच्चों की मैसेज आई मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे कि चैप्टर 3 के बाद चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टार्ट किया जाए, क्योंकि यह चैप्टर बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। तो चलिए आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ते हैं। तो जैसे कि आज का हमारा पहला टॉपिक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने बोर्ड पे लिख रखा है। पहला टॉपिक हुआ हमारा एटम, दूसरा हुआ इलेक्ट्रॉन, तीसरा हुआ आपका प्रोटॉन और लास्ट में हम लोग न्यूट्रॉन पढ़ने जा रहे हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग यही 4 टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, इसलिए क्योंकि जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम नज़दीक है, बगल में है, ताकि उन बच्चों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। और हाँ, बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो बच्चे को ये लग रहा है कि उनको नोट्स भी चाहिए या फिर कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और अगर नोट्स के लिए आप लोग की ऐसी डिमांड रहेगी तो मैं नोट्स आप लोगों को PDF के फॉर्म में आप लोगों को भेज दूंगा या अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका गूगल ड्राइव का लिंक अपलोड कर दूंगा। तो जैसा भी लगे आप लोग मुझे मैसेज कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहला टॉपिक हमारा एटम्स है। तो एटम्स के प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? बेसिकली यही पढ़ा होगा कि एटम्स कैसे बनता है या फिर एटम्स क्या होता है। लेकिन अभी हम लोग इस वीडियो में यही पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज इनसाइड द एटम्स, मतलब कि एटम्स के अंदर क्या होता है, एटम किन किन चीज़ों से मिल करके बना है। अगर मैं आपको एक रफ आइडिया दूं, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ह्यूमन बॉडी किस चीज़ से बना है, एक पल के लिए आप लोग मान लो कि ह्यूमन बॉडी एक एटम है। ओके, तो मैं अगर पूछूं कि ह्यूमन बॉडी किस किस चीज़ों से मिलकर बना है, तो आप लोग क्या बोलोगे? बेसिकली यही बोलोगे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्ट होता है, लीवर होता है, किडनी होता है, इंटेस्टाइन होता है, ये सब होता है। उसी तरीके से मैं अगर पूछूं कि एटम के अंदर क्या होता है, तो क्या बोलोगे? व्हाट इज योर आंसर? आप लोग इसका कमेंट ज़रूर कर देना। ओके, तो देखिए बेसिकली आप लोग जान जाओ फिलहाल में कि एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये चारों एक दूसरे से इंडिविजुअली लिंक्ड है। ओके, तो एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जैसे कि मैं इस चैप्टर में ये टॉपिक में ये तो नहीं बताऊंगा कि एटम क्या होता है, वो आप लोग पिछले वीडियो से ही पढ़ लेना। ऊपर आई बटन में आप लोगों को वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो ये एटम है यही तीनों से मिल करके बना है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एटम के अंदर ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल आपको मिलते हैं। ओके,
electron, proton and neutron. Proton and neutron are present in a small nucleus at the center of the atoms and electrons are outside the nucleus. तो देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ, उसके बाद हम लोग ब्रीफली पढ़ने वाले आगे। जैसे कि अगर आप आगे पढ़ोगे तो उसमें आप लोग इसी टाइप के डायग्राम के हेल्प से आप लोगों को समझाया जाएगा। तो यहाँ पे देखो, इससे हम लोग सेंटर में जो होता है इससे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, राइट, ठीक है, न्यूक्लियस। वो स्पेलिंग के लिए आप लोग मैटर मत करना, क्योंकि स्पेलिंग कभी कभी गलत हो सकता है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझो अभी, ठीक है। तो इससे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, और ये जो है इसे हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। गॉट इट? सॉरी। तो ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर हम लोग प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को रखते हैं, या फिर इसमें ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट पे घूमते रहते हैं। जैसे कि अभी मैंने आप लोग बताया कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ स्मॉल न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम। तो ये दोनों आपको सेंटर ऑफ द एटम, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, वहाँ प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन आपको ऑर्बिट पे कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था एटम्स का, ठीक है, जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का भी कॉन्सेप्ट बता दिया, प्रोटॉन का भी कॉन्सेप्ट बता दिया और न्यूट्रॉन का भी कॉन्सेप्ट बता दिया। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए। गॉट इट? अब इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अच्छे से हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन आखिर होता क्या है। तो इसके लिए मैं इसे रब कर लेता हूँ कि इलेक्ट्रॉन का जो भी मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊँ उसे आपको अपने कॉपी में, नोटबुक में नोट कर लेना। और अभी मैं कुछ देर दे रहा हूँ ताकि अगर आप लोग चाहो तो इस डायग्राम को आप लोग नोट कर सकते हो अपने कॉपी में। तो आप लोग इसे तब तक नोट कर लो। हाँ, तो आप लोग यहाँ पे फ्रेश मैं डायग्राम बना दिया, तो आप इसे नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में, जो लोग बच्चे अभी तक नहीं किए होंगे। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे जैसे कि आप देख सकते हो, ये डायग्राम नहीं है, बस एक सिंबल है इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ई, ठीक है, सर्कल में, और यहाँ पे माइनस आप लोग को पता होगा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, मीन्स अनायन चार्ज होता है। आप लोग इसे भूलना मत, कटायन और अनायन। हम ये दोनों वर्ड को हर एक वर्ड से रिलेट करेंगे, हर एक टॉपिक से रिलेट करके आप लोगों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देंगे। तो आप ये देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का। उसी तरीके से सिमिलर वे में प्रोटॉन का भी वही किए हैं, पी पे प्लस चार्ज, और न्यूट्रॉन पे। तो आप लोग भी समझ गए होंगे अभी तक कि एन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो जैसे कि आपसे क्षमा चाहते हैं, जैसे कि हुआ क्या कि यहाँ पे तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली होता क्या कि इस पूरे पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं। तो आप इसे ऐड कर लेना अपने नोट्स में, ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे न्यूक्लियस, ओके। अब इलेक्ट्रॉन पे आते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन क्या बोलता है? द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम वाज शोन बाय जे थॉमसन इन 1897। तो इलेक्ट्रॉन का खोज या फिर इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस, मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या होता है क्या नहीं होता, उसके बारे में किसने बताया था? तो जे थॉमसन ने बताया था। 1897 में इन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। तो जे थॉमसन के बारे में, न्यूट्रॉन के बाद हम लोग जो टॉपिक है वो जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल है टॉपिक, वो हम लोग पढ़ाने वाले, ठीक है। अभी देखिए कि इन्होंने 1897 में इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस के बारे में बताया था कि एक्चुअली ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड हो गया कि इट कैरी नेगेटिव चार्ज। सही बात है, आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अंडरस्टूड कर लेना, समझ जाना कि क्या कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज। तो थर्ड पॉइंट हम लोग का क्या बोलता है कि कैथोड रे
कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड रे, तो अभी जब आप लोग 10th में जाओगे ना और 11th में, तो तब आप लोगों को बहुत ब्रीफली आप लोगों को पढ़ना है कि व्हाट इज़ कैथोड रे एंड व्हाट इज़ एनोड रे। ठीक है, तो उसमें एक आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि 11th में एक साल्ट ब्रिज करके एक टॉपिक होगा, मतलब एक्सपेरिमेंट होता है उसमें। ठीक है, तो उसमें हम लोग कैथोड रे और एनोड रे बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग उसमें पढ़ते हैं। तो बस आप एक जनरल सा आप एक एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं कि हम लोग को कब पढ़ना है। तो थर्ड पॉइंट बोलता है कि यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये थर्ड पार्ट बोलता है, थर्ड पॉइंट बोलता है। फोर्थ में क्या है कि मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9 × 10⁻⁻28 ग्राम एंड चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो यह जो 2 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को, मीन्स जब तक आप लोग 12th तक हो आप लोग को ये दोनों याद करना पड़ेगा, कंठस्थ याद करना पड़ेगा, बाय हार्ट याद करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁻28 ग्राम होता है। और चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, जिसको आप लोग सी से भी डिनोट कर सकते हो, सी से, स्मॉल सी, ओके, या फिर कैपिटल सी। एक यहाँ पे फुल फॉर्म लिख देता हूँ, COLOUMB, कूलम्ब। तो आप लोग का ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक छोटा सा मैं पॉइंट वाइज लिख दिया। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसे आप नोट कर लो, ओके, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे, अब आते हैं हम लोग थर्ड टॉपिक, प्रोटॉन पे। तो प्रोटॉन क्या होता है? तो दिस पार्टिकल डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन इन 1900। तो जैसे कि यहाँ पे पता होगा कि आप यहाँ पे एक बात देख लो कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है और ये इम्पॉर्टेंट है। वैसे देखा जाए तो पूरा ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये 3 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए कि 1 वर्ड में MCQ में हमेशा पर ईयर पूछता है क्या कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर कौन किया था, या फिर इलेक्ट्रॉन का इन्वेंटर कौन है, प्रोटॉन का इन्वेंटर कौन है, ये सब बिल्कुल पूछता है, या फिर चार्ज कितना है, मास कितना है। तो आप लोग इसे एकदम याद कर लो बाय हार्ट। अब प्रोटॉन पे आते हैं, तो प्रोटॉन का क्या है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग 2-3 डिफरेंट मार्कर का यूज करेंगे ताकि आप लोगों को देखने में समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बोलता है कि प्रोटॉन की खोज कौन किया था? ई गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन। ठीक, ई गोल्डस्टीन 1900 में इन्होंने इन्वेंट किया था कि प्रोटॉन कुछ होता है, ओके। इट डिस्कवर्ड बाय एनोड रे, और जिस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था और यह भी देखा था कि कैथोड रे के पास इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसी तरीके से एक एक्सपेरिमेंट किए थे ई गोल्डस्टीन ने, जिसमें उन्होंने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन तो कैथोड रे के पास आ चुका है, गॉट इट। तो जो एनोड रे था, जैसा मैंने अपने बताया कि एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें कैथोड रे और एनोड रे यूज किया जाता है। तो कैथोड रे पे तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन था, तो उन्होंने क्या देखा कि उस एक्सपेरिमेंट में एक और चार्ज है, एक और कोई दूसरी चार्ज है।
ठीक है। तो वो चार्ज को उन्होंने प्रोटॉन बताया कि यह प्रोटॉन है, उनका नाम दिया प्रोटॉन। तो यह एनोड रे में पाया जाता है, मीन्स एनोड रे कंसिस्ट प्रोटॉन, सिंपल सा, ठीक है। थर्ड पॉइंट बोलता है इट कैरी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यह पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है, जैसे कि आप लोग को पता भी होगा। चौथा बोलता है क्या, अ प्रोटॉन इज फाउंड बाय रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन हाइड्रोजन एटम। तो थर्ड पॉइंट आप लोगों ने देखा कि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि हाइड्रोजन एटम से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें तो फिर प्रोटॉन निकलता है। तो बेसिकली इसका आंसर सही भी है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन, ये सॉरी मीन्स कहने का मतलब है एलिमेंट में, ठीक है, दो चीज़ पाया जाता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं। और साथ साथ पहले आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि किसी भी एलिमेंट के अंदर वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो बैलेंस करके दोनों इलेक्ट्रॉन को ये सिंपल रखते हैं कि या फिर अगर क्या हो कि अगर इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा हो जाए और प्रोटॉन की कम हो जाए तो वो इनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या कहते हैं, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि ये जो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास पता है कि इसके पास सिंपली 1 होता है, ओके, तो ये सिंपली 1 इसका वैलेंसी भी होता है, ठीक है। तो और इसमें यह भी, और इसके लिए यह भी बोला जाता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्लस प्रोटॉन दोनों होता है इस एलिमेंट के पास। तो फोर्थ पॉइंट बोलता है कि इफ़ वी रिमूव द इलेक्ट्रॉन पार्ट देन द प्रोटॉन पार्ट कैन बी डिस्कवर्ड और देन द प्रोटॉन पार्ट कैन बी फाउंड। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन पार्ट को अगर हम लोग रिमूव कर दें, इस पार्ट को रिमूव कर दो, तो सिंपली यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये हो गया आपका प्रोटॉन। तो जब हाइड्रोजन एटम से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें तो प्रोटॉन बचेगा, यही बोलता है फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन फिर भी एक एग्जैक्ट अमाउंट में जो मास होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो प्रोटॉन का जो मास होता है 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है, ठीक है, ये हो गया आपका मास, समझे आप, ये हो गया मास। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका मास कितना 1.6। आप समझ सकते हो कि यह जो इलेक्ट्रॉन, इससे मैं कंपैरिजन करके आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो मास इलेक्ट्रॉन का वो 9 × 10⁻⁻28 मतलब 9, और ये हो गया आपका 1.6। तो मैंने जैसे बोला कि ये 1 से भी छोटा या फिर 1 जितना होता है इसका मास, इसलिए इससे हम लोग उतना नहीं देखते, उतना नहीं याद करते, नेग्लेक्ट कर देते हैं इससे, ठीक है, नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन फिर भी इन केस कि अगर कोई आपसे पूछे तो आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि क्या होता है या फिर उसका मास क्या होता है। तो ये आपका हो गया मास ऑफ प्रोटॉन। लास्ट पॉइंट क्या बोलता है कि जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन का वो सेम होता है बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का। हाँ ठीक है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन बराबर में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज है प्रोटॉन का और यहाँ पे जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का दोनों सेम है। इसलिए बोलते हैं कि जो भी एलिमेंट हुआ, जो भी एटम हुआ, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिलकर के बैलेंस कर देता है, क्योंकि इसका चार्ज और इसका चार्ज बराबर हो गया और यह इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, ठीक है, और यह प्रोटॉन प्लस में होता है। तो यह माइनस प्लस क्या हो जाएगा, तो आप लोग भी मैथमेटिक्स में पढ़ चुके होंगे कि माइनस और प्लस कोई डिजिट जब होता है तो वो काट करके बैलेंस करता है 0। तो इसी तरीके से ये आपका सेम हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं लास्ट टॉपिक न्यूट्रॉन पे। इस वन टॉपिक का ये जो सब था 1.1 एटम्स, 1.2 इलेक्ट्रॉन्स, 1.3 प्रोटॉन और 1.4 न्यूट्रॉन। तो अब हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं कि न्यूट्रॉन क्या होता है।
तो इट इज़ डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932। चलिए ठीक है, इसका भी एक शॉर्ट समरी ले लीजिए आप लोग। जेम्स चैडविक ने इसे इन्वेंट किया था 1932 में। गॉट इट। मैं आप लोगों को मौका दूंगा इसका भी नोटबुक में नोट करने के लिए। पहले आप इसे देख लें, उसके बाद पूरा फ्रेश एक बार आप लोग लिख लीजिएगा। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है कि द न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल फाउंड इन द न्यूक्लियस। सही बात है। ये क्या बोलता है कि न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। आई मीन आपको नाम से पता चल रहा होगा कि न्यूट्रल बाय नेचर, न्यूट्रल बाय नेचर, दैट इज हैविंग नो चार्ज, हैविंग नो चार्ज। ठीक है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। ये भी पॉइंट आपको मैंने यहाँ पे लिखवा दिया, ये थर्ड पॉइंट में था चूंकि मैं इसे 2 पॉइंट में ही लिखवा दिया। और मास ऑफ न्यूट्रॉन, चलिए ठीक है, इसका अब न्यूट्रॉन का मास जान लीजिए कि मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो ये सब बिल्कुल सिमिलर है इसके, इसलिए हम लोग हमेशा आप लोग सुने होंगे कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है। बहुत टीचर आपसे पूछते होंगे, बहुत क्वेश्चन में आप लोग देखते होंगे, बहुत एमसीक्यू टाइप में आपको मिल जाता होगा कि मास क्या है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन कभी आप लोगों ने ये नहीं देखा होगा मास क्या है प्रोटॉन का, मास क्या है न्यूट्रॉन का, ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछते हुए। क्योंकि जैसा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही छोटा अमाउंट में ये मास है, इसलिए बहुत लोग इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब नहीं याद रखते हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ लिख दिया कि आप लोग याद कर सको। तो मैं आप लोगों को कुछ सेकंड के लिए टाइम दे रहा हूँ, आप लोग तब तक इसे एक फ्रेश में नोट कर लें। ठीक है, आप लोग ये बात देख लें। तो जैसे कि आप लोग देखें कि हम लोग ने पूरे नोट्स के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से, सब टॉपिक के हिसाब से मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा दिया। तो आप लोग अभी इसे नोट भी कर चुके होंगे। अब मैं इसे रफ कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट जो टॉपिक है जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, हम लोग वो पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे हेडिंग पे देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या लिखा है कि थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जे थॉमसन जी ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, ये डायग्राम जो है ये थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम का ये डायग्राम है। अगर आपसे कोई बोले कि थॉमसन मॉडल का डायग्राम बनाने के लिए, तो आप लोगों को यही हुबहू डायग्राम को बताना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा कॉपी पे। तो इससे भी आप लास्ट में नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके, तब तक इसके बारे में अभी जानते हैं। तो जे थॉमसन प्रपोज दिस मॉडल ऑफ द एटम इन 1903। तो जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि इलेक्ट्रॉन वाले टॉपिक पे मैंने बताया कि जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। थॉमसन जी ने 1897 में इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में। लेकिन इसमें 1903 में इन्होंने ये प्रपोज मॉडल को बताया था। दिस प्रपोज्ड मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है, इन्होंने बताया था। गॉट इट। देन ओनली इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, उसके पहले तो आपको पता था कि इलेक्ट्रॉन की भी खोज हो चुकी थी और प्रोटॉन की भी खोज हो चुकी थी। तो तब तक सिर्फ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ही एग्जिस्ट करते थे, यही दोनों एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं कि जो जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट दिया था, तो इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला था, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंग के शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है, तो उनके हिसाब से क्या हुआ था। तो एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्फीयर। ठीक है, यह जो इसमें जो एटम है वो एक स्फीयर को कंसिस्ट कर, मतलब देखिए एक लेट सपोज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन का या फिर हीलियम, लेट सपोज हीलियम की बात कर रहा हूँ, तो इनका मानना था क्या कि कोई एक एटम है हीलियम, ठीक है, यह जो है एक
कंसिस्ट किया हुआ एक स्फीयर को, मतलब इनका एक मानना था, एक आइडिया दिए हैं कि ये जो हीलियम है, ये हीलियम का बहुत बड़ा सर्किल है, ठीक है, स्फीयर, ठीक है, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों रहता है, ठीक है। तो अब क्या बोलते हैं कि अब पॉजिटिव चार्ज विथ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इज एम्बेडेड इन इट, सही बात है। तो जो एटम था उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों है, उनका यह मानना था। इसी हिसाब से उन्होंने एक मॉडल को तैयार किया, एक एक्सपेरिमेंट को तैयार किया। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे माइनस माइनस पावर है, जिसको मैं सर्कल किया ताकि आप लोग जान सको कि यह माइनस इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है, ठीक है, डिनोट कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये जो आपका जो बाउंड्री हुआ, ठीक है, ये जो आपका सर्कमफेरेंस हो गया, ये आपको पॉजिटिव स्फीयर, ठीक है, इसको डिनोट कर रहा है। मतलब कि ये पॉजिटिव स्फीयर है, मतलब कि अंदर में इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज, और ये जो बाउंड्री है इस सब में पॉजिटिव चार्ज, समझ रहे हो आप। तो ये इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि कोई भी एटम हो, उसके अंदर वो एक स्फीयर की तरह है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों चार्ज होते हैं, ठीक है। अब आता है उनका थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, क्या कि एटम कंसिस्ट ऑफ स्फीयर, जो कि आप लोगों ने देखा कैसे। दूसरा बोलता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज इम्बेडेड, ये डबल डी है, ठीक है, मैं ध्यान से फिर से लिख देता हूं। इम्बेडेड इन इट, इम्बेडेड मतलब होता है उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर वो फिक्स है, मतलब उसके अंदर वो प्रेजेंट है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, क्या द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन एन एटम आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ड्यू टू विच एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये पॉइंट क्या बोल रहा है, क्या कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो भी है, ठीक है, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये आपका यू हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है, ड्यू टू विच एटम इज इक्वली न्यूट्रल, ठीक है, समझ में आ गया आपको, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। तो यही कहने का मतलब है, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस टॉपिक पे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सिमिलर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻24 कूलम, आप समझ रहे हो, सॉरी -19 होता है, सॉरी -19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम उसका चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, इसलिए वो दोनों, और उसका मैग्नीट्यूड भी बराबर होता है, उसका चार्ज भी बराबर होता है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है किसी भी एटम के अंदर। और उसी के बाद मैंने आपको एक बताया था पॉइंट कि अगर उसमें से प्रोटॉन को निकाल लिया जाए तब इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो कोई भी एटम का वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन को निकाला तो प्रोटॉन आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन का क्या बोला था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं तो मैं अभी इसके आगे वाले पार्ट में, आने वाले वीडियो में, इसके पार्ट 2 वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वैलेंसी टॉपिक के बारे में। तो उस टॉपिक में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं। तो हाइड्रोजन का H+ हो गया, ठीक है, ये पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का +1 वैलेंसी होता है, यहाँ पे 1 इसलिए नहीं लिखते हैं ताकि मैथमेटिक्स वाले जो भी स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा कि प्लस जहाँ पे रहता है वहाँ पे 1 ऑटोमेटिक, वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो ये कैसे बना होगा, तो सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे कि ये हाइड्रोजन एटम है, एटम के अंदर भाई इलेक्ट्रॉन भी होगा और प्रोटॉन भी होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो गया, तो क्या बचा एटम के अंदर, सिर्फ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन क्या किया कि अपना चार्ज पूरे बॉडी में फैला दिया, पूरे बॉडी में स्प्रेड कर दिया, जिसके कारण इस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। उसी तरीके से मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं क्लोरीन का एग्जांपल दूं, तो क्लोरीन को हम लोग Cl-1 बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 1 नहीं हम लोग देते हैं, क्योंकि पता है कि माइनस है तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे 1 जाएगा, तो -1 वैलेंसी होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्लोरीन के टर्म में क्या हो रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन भी है भाई
और प्रोटॉन भी है। तो किसी कंडीशन, किसी सर्कमस्टांस के वजह से प्रोटॉन जो ये चार्ज है, ये चार्ज का रिमूवल हो गया, ठीक है, ये चार्ज का रिमूवल हो गया, तो इसके पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन बचा, यानी कि माइनस चार्ज बचा, यानी कि अनायन चार्ज बचा। आप समझ रहे हो क्या मैं किस टर्म में बात कर रहा हूँ। तो क्या हुआ कि क्लोरीन के ऊपर माइनस यहाँ पे चार्ज चढ़ चुका है, ठीक है, चढ़ गया। अब आप बोलोगे कि -1 फिर कैसे आया, तो फिर जब वैलेंसी निकालेंगे तो उसमें पता चलेगा हम लोगों को कि -1 क्यों आया, -2 भी आ सकता था। तो वो फर्दर पार्ट के लिए है, ठीक है, उसके लिए आप लोग को आगे पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो यहाँ तक आप समझ गए हो। यहाँ पे आप नोट करने के लिए यहाँ पे लिख लेना कि यह जो पार्ट होता है वैलेंसी, ओके, वैलेंसी। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो ये हो गया आपका अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, मीन्स कंक्लूजन। मीन्स एक तरह से आप कह सकते हो कि यह जो जितने भी पार्ट मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, ये जितने भी पार्ट मैंने आपको पढ़ाया ये आपका कंक्लूजन था, ठीक है। उसके बाद मैं अभी इसके बाद ड्रॉबैक पढ़ाने जा रहा हूं बस, ठीक है। ड्रॉबैक क्या हुआ था थॉमसन मॉडल का। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकली नेचुरल नेचर ऑफ एटम, बट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ वेरियस एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट। तो जैसे कि हुआ क्या था कि जो जे थॉमसन जी ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, प्रोटॉन के बारे में बताया, ठीक है, तो उन्होंने इतने सारे कंक्लूजन दिया, लेकिन आगे आने वाले समय में रदरफोर्ड ने, नील्स बोर ने इसी एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन को आगे देखते हुए उन्होंने बहुत सारे इसके डिमेरिट्स को निकाला, ठीक है। एक ऐसा शायद रदरफोर्ड या फिर नील्स बोर में जिन्हें किया था एक्सपेरिमेंट, जिसमें पता चला था कि एक समय आता है कि इलेक्ट्रॉन का भी कुछ भाग न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है। तो ऐसा मतलब बहुत सारा, मैं भी आगे आपको पढ़ाऊंगा, तो ऐसा बहुत सारा डिमेरिट्स हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली ड्रॉबैक में आप लोगों को कुछ नहीं लिखना है, बस ड्रॉबैक में यही आप लोग को जानना है कि जो जे थॉमसन जी ने जो भी बात बोली है, ठीक है, इसमें बहुत सारी बात और बहुत सारी बात के साथ साथ इनके एक्सपेरिमेंट में डिमेरिट्स भी थे, ठीक है। जो चार्ज के बारे में बताया या फिर और सब फॉलोइंग थिंग्स के बारे में बताया, तो उसके लिए हम लोग आगे जो भी फॉलोइंग जैसे रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन या नील्स बोर, ठीक है, जिनके बारे में होगा वो हम लोग आगे टॉपिक में ये पूरा कवर अप करेंगे। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में चैप्टर के। उस पार्ट में हम लोग रदरफोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, नील्स बोर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जो भी बच्चे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी जिनको लगता है कि साइंस पढ़ना है, उनको अच्छे से और समझना है, तो वो मेरे चैनल पे आकर पढ़ सकें, ठीक है, पढ़ सकें। और जैसा मैं अपने हर वीडियो में बताते आ रहा हूँ और इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि और जैसा आप लोग को भी लग रहा है कि मैथ पढ़ना है उन्हें, तो मेरा दूसरा चैनल है राहुल टीचिंग सेंटर करके RTC में, तो आप वहाँ भी जा कर के आप मैथ पढ़ सकते हैं। तो वहाँ भी मैथ 9 और 10 क्लास का स्टार्ट किया गया है और उसमें बहुत सारी वीडियो अभी तक अपलोड हो चुकी है, जिसके साथ साथ आप लोगों को वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। वहाँ पे टेस्ट का क्वेश्चन भी दिया गया था और आगे देने वाले भी हैं हम लोग। तो प्लीज़ जो भी बच्चे मैथमेटिक्स भी पढ़ना चाहते हैं, राहुल टीचिंग सेंटर पे आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और लास्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी आप लोगों को क्वेरी हो, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पे, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग ये नोट भी कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।